मंच तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों के प्रणाम और उनका स्वागत। और अब बारी है स्वागत की, उपहार देकर उन्हें सम्मानित करने की। मैं आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब जोरदार तालियों के साथ अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। आईआईए के श्री दीपक बजाज जो इंडिया फूड एक्सपो 2022 के संयोजक हैं, उनसे अनुरोध है कि हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का ये स्मृति चिन्ह। और अब हम आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सब की ओर से माननीय एमएसएमई मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी को पुष्प भेंट करें और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। आप सब अपनी तालियों के पुष्पों से अपने हृदय की भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। स्मृति चिन्ह भी प्रदान करेंगे। और अब हम आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री आलोक अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय उद्यान मंत्री माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को पुष्प भेंट करें और साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह भी भेंट करें उन्हें। लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम अनुरोध करेंगे कि उनका भी स्वागत किया जाए पुष्प भेंट करके। श्री अवधेश अग्रवाल जी स्वागत करेंगे महापौर का। और अब मैं आईआईए के श्री रजनीश सेठी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री राकेश सचान जी, उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, महापौर श्री संयुक्ता भाटिया जी, हमारे एपीसी महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमएसएमई श्री अमित मोहन प्रसाद जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्या एक जोर से ताली हो जाए हमारे मंच पर उपस्थित इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी, महासचिव श्री दिनेश गोयल जी और कोषाध्यक्ष श्री आलोक अग्रवाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे बड़े हर्ष से सभी आईआईए के पूर्व अध्यक्षों, आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारियों, समस्त आईआईए चैप्टरों से आए हुए आईआईए के सदस्यों, मीडिया कर्मियों एवं सभा में उपस्थित डेलीगेट एवं विशिष्ट अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से आप सबका एक जोरदार से ताली से स्वागत करें। सर, हम लोग कल से चल रहे महासम्मेलन में जो उद्देश्य था कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तथा एक रोडमैप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम उत्तर प्रदेश के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2027 तक प्राप्त करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे तथा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ अपना अथासंभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आईआईए एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रोल अदा करेगा। सर
पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन आपने किया है, जिसका उद्योग जगत आपका बहुत आभारी है, क्योंकि इसके माध्यम से उद्योगों को विकास के लिए नई संभावनाएं का सृजन होगा और साथ ही साथ रोजगार के साथ नई नई संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, वृद्धि होगी। ये डेटा सेंटर एक नई दिशा और डेटा साइंसेज में एक मजबूत नींव रखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार तथा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट से हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2027 तक हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अवश्य पूरा करेगा और हम सबको इसका विश्वास है। मैं वाणी को विराम देते हुए कुछ 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा सर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। IIA द्वारा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और खाद्य प्रसंस्करणों से जुड़े MSME उद्यमों के बारे में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं IIA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी को। आज के उद्यमी महासम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सर्वप्रथम आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। हमारे बीच में उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश अचान जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, महापौर मैडम भाटिया जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य आयुक्त MSME श्री अमित मोहन प्रसाद जी, सम्मानित डायस, सभागार में उपस्थित IIA के सभी पूर्व अध्यक्ष, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी एवं कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख MSME कार्यरत है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की लगभग 10 करोड़ जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अग्रणी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए आपके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मुख्यतः MSME का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदेश के ब्लॉक स्तर तक हो सकता है। इसका विजन IIA अध्यक्ष ने आपके सामने रखा था, जिसका आपने समर्थन कर पहले तहसील स्तर पर OTOP का विजन दिया था। IIA ने उस विजन को कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रयास जो शुरू किए, आपके समक्ष रखने से पहले मैं आपको संक्षेप में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्ष 1985 से उद्योगों व सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। हम उद्योगों की जमीनी स्तर की समस्याओं को एकत्रित कर उन पर चर्चा, चिंतन एवं मंथन कर सरकार के समक्ष सुझाव के साथ रखते हैं। सरकार की आने वाली पॉलिसी पर अपने उद्यमियों के बीच चिंतन मनन के बाद उन विचारों को संकलित कर सरकार के सामने व्यवहारिक सुझाव के साथ रखते आए हैं। सिर्फ यही नहीं, हम सरकार द्वारा निर्मित नई पॉलिसी के क्रियान्वयन में प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी तक पहुंचाने में सरकार का सहयोग एवं प्रयास करते आए हैं। एक ऐसे कंड्यूसिव वातावरण का निर्माण करना जिससे प्रदेश का सूक्ष्म उद्योग बढ़कर लघु उद्योग की तरफ
और लघु उद्योग बढ़कर मध्यम उद्योग की तरफ, मध्यम वृहद और वृहद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ बढ़ सके। ऐसे उद्योगों को बढ़ाने का हमारा प्रयास इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आईएए के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली में 56 से ज़्यादा औद्योगिक जिलों में चैप्टर्स हैं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा हमारे एमएसएमई मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ 2 टायर सिस्टम है, जिसमें जिला एवं तहसील स्तर पर चैप्टर चेयरमैन, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी टीम कार्य करती है। हर समय हम समय समय पर विभिन्न बैठकों के द्वारा सरकारी पॉलिसीज एवं आदेशों पर चर्चा करते हैं, जिससे हम अपने उद्यमियों तक संवाद रख पाते हैं। लगभग हर औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक जिलों की उद्योग बंधु में एवं हर फैसिलिटेशन काउंसिल में आईएए का रिप्रेजेंटेशन होता है। आईएए की कार्यप्रणाली संवाद एवं सुझाव से समाधान की रही है। अब मैं आपके सामने जो विजन तहसील स्तर तक कार्य करने का दिया था, उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रयास जो शुरू किए हैं उनको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश को कैसे उत्पादन प्रदेश बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब उत्तर प्रदेश होगा, इसमें आईएए की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एमएसएमई के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में एमएसएमई का जीडीपी में 27% से ज़्यादा का योगदान है। एमएसएमई जीडीपी में योगदान के अलावा सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता है। आज प्रदेश के ऐसे बेरोजगार नवयुवक जिनका सपना अपने को अग्रणी रखते हुए आत्मनिर्भर बनाने का है, ऐसे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के सामने हमेशा एक सवाल रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम क्या करें, कैसे करें, कहां से सपोर्ट मिल सकती है, किस प्रोडक्ट में जाए, कहां से मुझे फाइनेंस की हेल्प मिल सकती है। आज आईएए ने तहसील स्तर पर अध्यक्ष जी के क्षेत्र शाहजहानपुर से एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया, जिसमें हम तहसील स्तर पर डाटा कलेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। किस तहसील जिले में क्या उद्योग लग सकता है, जिससे हम उन नवयुवकों को सपोर्ट कर सकें कि क्या करना है एवं कैसे किया जा सकता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उसमें सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश के ऐसे बेरोजगार नवयुवक को डिजिटल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, जो अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग चालू करना चाहते हैं। उनको आईएए पीएमएफएमई जैसी स्कीम में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। हमने इस कार्य में कुछ ही समय में जो रजिस्ट्रेशन आए हैं, उसके फलस्वरूप ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट आपके सामने इस हॉल में भी बैठे हैं। सिर्फ बात नहीं करना, वह करके दिखाना, इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विश्वास रखता है। उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए हमारा आपसे एक अनुरोध है। आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी के क्रियान्वयन एवं उद्योगों की समस्याओं की जमीनी हकीकत आप तक पहुंचे, इसके लिए राज्य स्तरीय उद्योग बंधु बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अध्यक्षता एवं सानिध्य में तथा मंडलीय स्तर पर आपके प्रभारी मंत्री जी द्वारा होना हमारा प्रार्थनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप मीटिंग करने वाले हैं, मात्र इस खबर से 90% ग्राउंड लेवल की हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि उद्योग बंधु में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है। तो इसलिए हमारा आपसे करवत निवेदन है, आपके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईएए कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मैं आपका पुनः अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। आज उद्यमी एक भयरहित वातावरण में निर्बाध एवं निर्भय होकर उद्योग चला रहा है।
उसके लिए भी आपके योगित्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी को कि वो अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पूरे IIA परिवार की ओर से स्वागत करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम उद्यमियों को देकर हमें अपनी बात आपके समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित हमारे ही मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्री दिनेश प्रताप जी और हमारे APC श्री मनोज कुमार सिंह, ACS श्री अमित मोहन प्रसाद जी एवं महापौर सुनीता भाटिया का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे पूर्व अध्यक्षगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, समस्त IIA के चैप्टरों से आए मेरे साथी, IIA के सदस्य एवं प्रदेश के अन्य राज्यों से आए उद्यमीगण, भावी उद्यमीगण का स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने उद्यमी भाइयों का इस मंच पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को सब विदित है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश की जनता सुनना व देखना चाहती है। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपके उद्यमियों के प्रति इस स्नेह को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, हमारे पूर्व अध्यक्षगण हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और उद्यमियों तथा प्रदेश के हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल में उद्यमी आज भय मुक्त है। हम किसी भी समय रात के 2 बजे और रात के 3 बजे अपनी फैक्ट्री जा सकते हैं। एक ऐसा माहौल था कि हम दिन में भी सोचा करते कि सूरज तो नहीं ढल गया है और हमारा व्यापार का और फैक्ट्री के शटर बंद हो जाते थे। आज हमारे वर्किंग आवर बढ़ गए हैं। ये केवल और केवल आपकी और आपके विचारों की, आपके व्यवहार की और आपकी कृत्यों की देन है, जिसकी वजह से कि हम आज अपने उद्योगों को बेहतर ढंग से चला पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। IIA अपनी स्थापना के बाद से ही MSME की उद्यमशीलता और उन्नति का बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ में MSME उद्योग महासम्मेलन का आयोजन करता रहा है। इस बार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो सके, सम्मेलन के साथ साथ हमने 3 दिवसीय एक विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में MSME का सबसे अधिक विकास खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो सकता है, जिसका प्रमुख कारण प्रदेश देश का खाद्यान्न उत्पादन में 17.45%, गन्ना में 41.28%, गेहूं में 28.74%, दुग्ध में 16.97%, चावल में 12% का योगदान है। उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, आलू, साग भाजी एवं मेंथा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इस क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। ये सत्य है कि आज भी अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित हैं, जिन्हें आज के समय में उन्नत करने हेतु आधुनिक तकनीकों एवं विभिन्न अवसरों को जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रदर्शनी में काफ़ी प्रयास किया भी गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि पर आधारित उद्योग के संबंध में कुछ छोटे छोटे मेरे सुझाव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा स्वप्न है कैसे हमारे किसान को उसके उत्पादन का मूल्य डॉलर में दिलवा सकें, अन्य देशों में हमारा खाद्यान्न पदार्थ भेजा जा सके। हमारे प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। तहसील स्तर पर किसानों को कृषि उपज पर आधारित MSME से जोड़ने की आवश्यकता है। इसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। साथ ही इन इकाइयों को कच्चे माल, तैयार माल, उत्पादन, ग्रेडिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग तथा इसके बाजार तक पहुँचाने के क्रम में स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। उदाहरण के रूप में प्रदेश में बाजरा एवं मक्का की उपज काफ़ी मात्रा में होती है।
मक्का का प्रयोग करने वाली इकाइयाँ अधिकतर पंजाब और अन्य प्रदेशों में हैं, जिसमें कि पशु आहार, मुर्गी दाना, कॉस्मेटिक, गोंद, वस्त्र आदि बनते हैं। इथेनॉल भी बन रहा है और इसका जब प्रदेश के बाहर ज़्यादातर भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में देश के दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो देश की कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 20% है। इसका फाइनल प्रोडक्ट जैसे खाकरा आदि चीज़ें गुजरात में बनती हैं। आवश्यकता है कि इस फाइनल प्रोडक्ट प्रदेश में भी तैयार हों। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के राजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए हमारा विजन है कि कृषि आधारित एक तहसील एक उत्पाद योजना लागू किया जाए, क्योंकि ODOP एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्जन है, लेकिन हमारी बहुत सारी तहसीलों में बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिस पर कि हम ध्यान नहीं दे पाते। तो मेरा ऐसी एक सोच है, क्योंकि मैं एक बेसिक किसान भी हूँ, इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे उत्पादों को एक तहसील और एक उत्पाद के रूप में अगर लागू किया जाएगा तो किसानों की आय में वृद्धि भी होगी, वहाँ पर उद्योगों का विकास भी होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक भी होगा। जैसा कि आपके सभी के संज्ञान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में खेत से बाजार तक पहुंचने के दौरान हर साल करीब 92,651 करोड़ के अनाज, दूध, फल, मांस और मछलियां बर्बाद हो जाती हैं, जिसमें कि 40,811 करोड़ रुपए की सिर्फ फल और सब्जियां होती हैं। चूँकि तमाम चीज़ों के उत्पादन प्रदेश के अग्रणी, लिहाजा सर्वाधिक घाटा हमारे ही किसानों को होता है। किसानों के पास फसल भंडारण के लिए उपलब्धता न होने के कारण फसलों की कटाई होने पर फसलों को सस्ती कीमत पर मजबूरीवश कम कीमत पर बेचना पड़ता है। मौजूदा समय में एक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज को सब्सिडी दी जाती है। मेरा ये सुझाव है, कृपया कम से कम हर ब्लॉक में 5-5 कोल्ड स्टोरेज को सब्सिडी अगर दी जाएगी तो हमारा जो फल आदि है वो बर्बाद नहीं होगा। सब मेरा एक विजन है, मेरी एक सोच है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं किसान भी हूँ। अगर जिस तरह से आज हमारे लिए आशाएं बहनें बनाई गई हैं स्वास्थ्य के लिए और हमारे और भारी चीज़ों पे, जैसे कि हमें तहसील स्तर पर उद्योग दिवस को मनाना होगा, जिससे कि हम उस क्षेत्र के उद्यमी शामिल हों और जिस प्रकार हमारी शिक्षा के लिए शिक्षा मित्र बनाए गए हैं, उसी प्रकार हमारे तहसीलों पर उद्यमी के लिए उद्यमी मित्र तैयार किए जाने चाहिए। जो MBA और BBA हों, अच्छे पढ़े लिखे हों, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे उद्यमियों को तैयार करें, आगे बढ़ाएं, उनको प्रोजेक्ट की जानकारी दें, उनकी फाइलें तैयार करें और लोन दिलाने में सहयोग करें। आज के समय में उद्यमियों को बैंक से पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त नहीं हो पाती। मैं ये काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, कल से काफ़ी लोग मिले भी हैं, जिन्होंने कहा कि मेरी फाइलें बैंकों में पेंडिंग पड़ी है। मेरा कृपया आपसे ये एक छोटा सा अनुरोध है कि छोटे लोन के लिए, चाहे वो 1 करोड़ तक के लोन हो, कृषि आधारित उद्यमियों को वो लोन उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, अलग से प्रादेशिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तैयार करें, ताकि उनको, उन छोटे किसानों को, छोटे उद्यमियों को, नए लड़कों को ये लोन मिल सके। मेरा एक छोटा सा सुझाव और है कि कृषि के क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए अलग कृषि आधारित उद्योग मंत्रालय की स्थापना की जाए। हमारी समस्याएं कृषकों की थोड़ी सी भिन्न होती हैं बड़े उद्योग के सामने। किसानों द्वारा जो भी उपज फैक्ट्री तक ले जाई जाती है डायरेक्ट अपनी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली से, मंडी परिषद से उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके बावजूद भी उस पर मंडी लगती है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है, कृषकगण जो भी अपनी प्रसंस्करण इकाइयों को अपना सीधे माल बेचें, उस पर कृषि उत्पाद एवं प्रसंस्करण के लिए बाहर से ले जाई जाने वाली कृषि उपज पर मंडी शुल्क व उपकर की छूट प्रदान की जाने की आवश्यकता है। इससे प्रदेश के अंदर प्रसंस्करण व वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ प्रदेश सरकारों ने अपने प्रदेश के किसानों को उद्योग के उत्थान के लिए मंडी शुल्क अधिनियम लागू ही नहीं किया। हमारे बिहार है, दिल्ली है, यहाँ पर कोई भी मंडी शुल्क लागू नहीं होता। इवन पंजाब ने जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होता है उसके ऊपर कोई भी मंडी नहीं लगती। इसी कारण से आज हमारे कुछ उद्योग दिल्ली, पंजाब और बिहार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि पूरी की जा सकती है। निर्यात पर परिवहन सब्सिडी दी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन व प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात में संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रदेश लैंड लॉक्ड है, अतः मुंबई पोर्ट तक
सड़क मार्ग से एवं उसके उपरांत जल मार्ग से भेजने में अत्याधिक परिवहन व्यय आता है। वर्तमान नीति में मात्र 30 लाख रुपए तक की परिवहन सब्सिडी अनुमान है, जिसकी सीमा समाप्त की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम कृषि के अलावा, क्योंकि मैक्सिमम कृषक हमारे काफ़ी उद्यमी जो अन्य उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा समस्या जिसका कि समाधान आपकी सरकार में बिजली का किया गया और मैक्सिमम जितने भी ज़िले हैं सब डेडिकेटेड कर दिए गए उद्योगों के लिए बिजली देने के लिए। इसके बावजूद भी साहब हमको बिजली नहीं मिल पा रही है। लगातार ट्रिपिंग, लो वोल्टेज, ब्रेकडाउन, कटौती, अघोषित कटौती जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि कुछ ऊपर से फॉल्ट है, नीचे से फॉल्ट है। हुजूर, मेरा केवल माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सा मेरा अनुरोध है, मैंने सचिव महोदय से ये अनुरोध किया था कि जो डेडिकेटेड फीडर है हमें 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। जब बिजली बंद होती है तो रेवेन्यू का भी लॉस होता है और हम लोगों का भी नुकसान होता है। क्यों बिजली जा रही है लगातार, कितने फीडर पे लगातार जा रही है, उसकी कॉमन स्टडी करी जाए। कम से कम वो कॉमन रूप से अगर दूर किया जाएगा तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम लोगों को, उद्योगों को भी फायदा होगा। क्योंकि जब हम जनरेटर से बिजली बनाते हैं तो पॉल्यूशन भी होता है और उसकी कीमत 2.5 गुनी पड़ती है, 22 रुपये यूनिट से ज़्यादा पड़ती है। हम आपसे कोई किसी प्रकार का अनुदान नहीं मांग रहे हैं सर, हम केवल आपसे इस व्यवस्था में सुधार हेतु आपसे सहयोग चाहते हैं। आज यहाँ पर बहुत से उद्यमी गाजियाबाद से आए हैं, शामली से आए हैं, मेरठ से आए हैं, नोएडा से आए हैं। एनसीआर में जो भी लोग हैं काम कर रहे हैं, CAQM के कारण डीजल जनरेटर जलाने पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। केवल PNG वाले जनरेटर चल सकते हैं। सब छोटे छोटे उद्यमियों के लिए PNG की हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही उपलब्धता है और एक 100 kVA का जनरेटर PNG पे चलाने के लिए 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमको। और उसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि PNG उपलब्ध नहीं है। अगर वहाँ पर भी निर्बाध गति से बिजली अगर हमें मिले तो निश्चित रूप से जो उद्यमी आज यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि बहुत आशा के साथ आए हैं कि उनके भी उद्योग जो इस समय बंद पड़े हुए हैं शायद वो चल जाएंगे और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। MSME में हम लोग जो माल सप्लाई करते हैं, MSME के लोग जो माल सप्लाई कर रहे हैं, उसके पेमेंट में साहब काफ़ी देरी हो रही है। प्राइवेट तो लोग देर करते भी हैं, लेकिन इसके अलावा सरकारी विभाग में भी, जैसे बिजली विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग है, वो हम लोगों के बहुत भारी पेमेंट रुके हुए हैं। समझ में नहीं आता कि ये कारण क्या है। और आपके नेतृत्व में 18 मंडलों में फैसिलिटेशन काउंसिल काम कर रही है। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा, अन्य प्रदेश के मुकाबले में हमारे प्रदेश में ये फैसिलिटेशन काउंसिल बेहतर काम कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कमिश्नर साहब के पास बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं की देखरेख में ये मीटिंग होनी होती है। अलग से उनके पास स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। थोड़े से अगर उनको स्टाफ दे दिए जाएँ, इस पर विचार कर लिया है तो निश्चित रूप से जो हमारे पास बहुत बड़ी समस्या पैसे की चलती है तो बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। एक गोवा ने एक व्यवस्था की है कि जो भी हम लोग माल बेचते हैं सरकारी और बड़ी कंपनियों को, वो ट्रेड्स पोर्टल से जोड़ दिया गया है। उसका भुगतान वो एक संस्था अलग से देती है, वो पैसा बाद में गवर्नमेंट से या किसी से भी लेती रहती है। अगर ये व्यवस्था यहाँ भी लागू कर दी जाए तो यहाँ के उद्यमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। आपके देखरेख में हमारा स्थान पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे चल रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है। हम लोगों से अगर वार्ता की जाए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर उसमें उधर सुधार किए जाएंगे वो और बेहतर हो सकेगा, मेरा ये मानना है। एक कॉमन इंस्पेक्शन टीम बनाई गई थी 2019 में। कहते हैं साहब आपका नाम आया है कंप्यूटर से, आपकी फैक्ट्री की चेकिंग करनी है। कहीं वो प्रदूषण से आते हैं, कभी किसी विभाग से आते हैं और इससे बेमतलब में एक डर का माहौल बना दिया है। मैं चाहूँगा कि साहब इस तरह की कोई भी चीज़ शायद पहले नहीं थी और ना ही कुछ है। एक हम लोगों के ऊपर भय का माहौल बना हुआ है। अन्य से इंस्पेक्टर आज दोबारा लादने की कोशिश की जा रही है। कृपया इसको मैं चाहूँगा कि इसको देखा जाए ताकि उसको रोका जाए। हम लोग निर्बाध गति से एक स्वतंत्र रूप से अपने काम को कर सकें, प्रदेश के विकास के लिए अपना काम को कर सकें। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे उद्यमी बैठे हैं जिनकी कि 2-2 पीढ़ी काम करते हुए गुजर गई हैं। मेरे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जो कि 70-70 साल के हो गए हैं। यूपी सीडा से इन्होंने ज़मीन ली थी, DI से ली थी, यूपी SIC से ली थी और आज तक वो ज़मीनें सब फ्री होल्ड नहीं हो पा रही हैं। अगर संभव हो, कोई व्यवस्था हो, अन्य प्रदेशों से स्टडी कर लिया जाए।
अगर उनको भी अगर फ्री होल्ड कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग सोच सकेंगे। आज हमारा पहले मेरे परिवार में था, फिर हम 2 भाई हुए, फिर हमारे भी कई बच्चे हो गए हैं। अलग अलग ढंग से अगर उसको में काम करना है तो इस पर अगर कुछ विचार करा जाएगा तो निश्चित रूप से उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी। और इसके अलावा जब हम निजी भूमि खरीदते हैं उसको 143 या धाराशी करानी पड़ती है, उसमें भी हम लोगों को बड़ी धनराशि फीस के रूप में देनी पड़ रही है। तो साहब उद्योगों के लिए जो कराना चाहते हैं उसके ऊपर ये फीस माफ़ होनी चाहिए। आपका आगामी इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है जो कि लगता है कि इस प्रदेश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल मेरा इतना कहना है, हम लोग केवल जो 90 लाख की संख्या में इसमें उपलब्ध हैं आपके सामने इस सहयोग कर रहे हैं, इसमें से लगभग 15% लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2-2 करोड़ रुपए से अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अतः अपने आप ही 3 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट तो हम आपके सामने बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि साहब जो ये पुराने उद्यमी बैठे हैं इनके साथ, क्योंकि सन 2017 में कुछ वादे किए गए थे, कुछ ऐसी घोषणा की गई थी, शायद वो अभी तक हम लोगों को उसका सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस चीज़ पर अगर ध्यान दिया जाएगा हमारा विश्वास बढ़ेगा। और वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, उद्योग और समस्या साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये निश्चित सी बात है जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे उद्यमों के बारे में, जैसे आप सोच रहे हैं, तो कोई वो दिन दूर नहीं कि ये प्रदेश $1 ट्रिलियन की ऊपर भी पहुंचेगा। और आपके नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। आपका बहुत बहुत सम्मान। आपसे व्यक्तिगत रूप से सभी जानकारी ले ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, बहुत आप बैठ जाएं, आपसे व्यक्तिगत बात कर ली जाएगी। मंच पर आसीन है माननीय उद्यान मंत्री माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस महासम्मेलन में अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। उद्यमी महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित हम सबके संरक्षक, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एमएसएमई मंत्री भाई राकेश सचान जी, महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, हमारे अपर कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मनोज सिंह जी, एसीएस अमित मोहन प्रसाद जी और आईआईए के अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी, सभी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे उद्यमी, भावी उद्यमी, उद्योगपतियों, मैं आप सबका राज्य सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वो संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इस सरकार को सहयोग देने के लिए उपस्थित सभी उद्यमियों का मैं धन्यवाद देता हूं। निसंदेह हमारे उत्तर प्रदेश के कृषकों का सही मूल्य, सही उत्पादन, वैल्यू एडिशन करने में अगर कोई सबसे ज्यादा अहम रोल किसी का हो सकता है तो आप सबका हो सकता है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के सकारात्मक कार्यों के साथ में खड़े हैं
और मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि सरकार हर दृष्टि से आपका सहयोग हमेशा करेगी। आप लोग आगे बढ़ें। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी कृषि पर आधारित कृषि उद्यान और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने दीपावली के 2 दिन बाद फोन किया अपने कृषि उत्पादन आयुक्त को और मैंने अपेक्षा की कि हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ऐसे उद्यमी उपलब्ध हैं कि हम उनको कृषि और उद्यान पर आधारित अगर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आदर सहित आमंत्रित करें तो वो लोग हमारी सरकार का सहयोग करेंगे। तो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने कहा कि साहब 2 तारीख को मैंने इस आशय से एक समिट आयोजित की है, आप उसमें आइए देखिए। निसंदेह मैंने आज आकर के देखा कि हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त का यह कार्य निसंदेह बहुत ही सराहनीय रहा है। यहां से वहां तक पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उद्यमियों को बुला करके उन्होंने एकजुटता के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके अग्रणी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आप सब खड़े हुए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे उद्यान विभाग के सभी अधिकारी, मैंने देखा कल से लगातार जनपद से, मंडल से लेकर के और मुख्यालय तक का एक एक अधिकारी उद्यान विभाग का आपको इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को पल पल पग पग सहयोग देने के लिए हमारा उद्यान विभाग आपके साथ है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि कृषि उद्यान पर आधारित उद्योग जब भी लगाने के लिए आपके कदम बढ़ेंगे, सरकार और मैं उद्यान मंत्री आपके साथ सदैव खड़ा मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंच पर आसीन है माननीय एमएसएमई मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज आईआईए उद्यान और एमएसएमई के सहयोग से इस उद्यमी महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे 7 सहयोगी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल जी, महासचिव दिनेश गोयल जी, कोषाध्यक्ष आलोक जी और हमारी लखनऊ की महापौर सरिता भाटिया जी और प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे सभी उद्यमी भाई और उपस्थित पत्रकार साथियों, आईआईए के प्रयास से और सरकार के सहयोग से ये बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हमारे लखनऊ में हुआ है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उद्घाटन भी हुआ और मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। आईआईए के लोगों ने उत्तर भारत में एमएसएमई का सदैव सहयोग किया है और हमने जब शपथ ली थी उसके बाद आपने बनारस में कार्यक्रम रखा,
वहाँ हमें बुलाया, हम पहुँचे, आपकी समस्याओं को आपने जो बताया उनको बैठ करके अधिकारियों के साथ चर्चा की। बीच में आपने लखनऊ में भी हमें बुलाया और लगातार आपका संगठन जहाँ पर भी मैं गया हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर आपके संगठन के लोग मिले हैं, अपनी बातें रखी हैं और एमएसएमई और टेक्सटाइल नीति अभी सरकार ने जो बनाई है उसमें आपने कई बार अपने सुझाव दिए कि इन सुझावों को नीतियों में अगर रखा जाएगा तो बहुत ही हम लोगों ने, हमारे एसीएस और हमारी सरकार ने आपके उन तमाम सुझावों को एमएसएमई नीति में, टेक्सटाइल नीति में सम्मिलित करके आज अभी अगले महीने ही हम लोगों ने एमएसएमई नीति बनाई है, जो ऐतिहासिक नीति है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें उद्यमियों को बहुत लाभ होने वाला है। पहली बार चूंकि 90 लाख जो हमारी एमएसएमई की इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें 99% सूक्ष्म की इकाइयां हैं और उन इकाइयों को आगे और बढ़ाने के लिए, अब नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए अगर कहीं कोई सरकार से जमीन ले रहा है उसमें 100% स्टैंप की हम लोगों ने ड्यूटी छूट दी है, 25% कैपिटल सब्सिडी दी है। आपको पहली बार मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 50% ब्याज में हम लोगों ने सब्सिडी दी है 5 साल तक। 50% सब्सिडी 5 साल तक सरकार 50% ब्याज देगी। इस तरह से आपका लगातार सहयोग रहा है। एमएसएमई की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगभग 30% का हिस्सा है। 11 करोड़ रोजगार हमारे एमएसएमई के सेक्टर से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 95 लाख एमएसएमई की जो इकाइयां हैं उसमें देश में पहला स्थान है। 14% लगभग हमारा उत्तर प्रदेश आता है। पूरे देश में 6 करोड़ 33 लाख इकाइयां हैं, जिसमें 99% सूक्ष्म की इकाइयां। इसीलिए भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का जो अभी शुभारंभ किया है, उसमें एमएसएमई इकाई को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाई गई है, जो बड़ी सराहनीय है। मैं आज इस अवसर पर उद्यमी भाइयों के बीच में माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो उन्होंने इस तरह से हमारे जो एमएसएमई के पार्क लोग डेवलप करेंगे, अगर वो 10 एकड़ की ज़मीन पर कहीं अपना पार्क डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग 50% जो प्रोजेक्ट कास्ट होगी उसको हम लोग जो ब्याज उसका होगा उसका 50% देंगे और प्रतिवर्ष 2 करोड़ और 7 वर्षों तक देंगे। ट्रीटमेंट प्लांट अक्सर बन जाते थे, ट्रीटमेंट प्लांट लोगों की शिकायत रहती थी, नहीं चलते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई भी उद्यमी अपना ट्रीटमेंट बनाएगा तो सरकार 10 करोड़ रुपए उसको अनुदान के तरीके देगी। इस तरह से बहुत ऐसी कि अगर कोई उद्यमी उसको बनाएगा, चलाएगा और जितने भी उसमें इंडस्ट्री के लोग अपना वाटर डालेंगे, ट्रीट करेंगे, उससे वो अलग उसकी आमदनी होगी। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो अभी टेक्सटाइल नीति लगाई है उसमें भी इसी तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इतने प्रावधान दिए गए हैं जिसका लाभ हमें उद्यमियों को मिलने वाला है। मैं इस अवसर पर चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो लगातार
वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के लिए हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटे हस्तशिल्पी हैं, हमारे कारीगर हैं, उनको कैसे काम मिले, कैसे उनका उत्पाद अभी 75 जनपदों में 17 तारीख से लेकर के हमारे विभाग ने 75 जिलों में 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने मेले लगाए, जिसमें हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने और एमएसएमई उत्पाद इनका सबका बहुत, जैसे आज जो हमारा ये यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यमी भाइयों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया, जिससे सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे की समस्या पता चलती है और उसका निदान होता है। लगातार सरकार आपके साथ है और आपने समय समय पर जो बातें रखी हैं उनका सदैव सरकार ने निर्देश करके कि किसी तरह से हमारे उद्योग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगें। अभी इन्वेस्टर समिति होने जा रही है फरवरी में, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे, और चूंकि एमएसएमई कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमारे यहाँ रोजगार दे सकता है, और उसको लगातार बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन कैसे उत्तर प्रदेश में हो, इसमें सारे हमारे आईआईए के और भी जो हमारे संगठन है उद्यमियों के, उनका सभी का सहयोग मिलेगा। हमारा विभाग एमएसएमई सरकार पूरी तरह से उद्यमियों के साथ है और इनकी हर समस्या के निराकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं और लगातार हम लोग आपके सहयोग में मैं पुनः आईआईए के संगठन के लोगों का और अपने विभाग एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण विभाग सभी के संयुक्त प्रयास से ये सफल कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश को अग्रणी और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। उनके कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी असीमित संभावनाओं, सामर्थ्य और अनुकूल वातावरण के साथ उद्यमियों और उद्यमों के स्वागत के लिए तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस महासम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों के उत्थान हेतु उद्यमी महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी, आईआईए के सभी पदाधिकारीगण, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए सभी प्रदेश भर से आए हुए उद्यमीगण, स्टेक होल्डर और हमारे प्रगतिशील किसान बंधुओं, मैं आप सबका इस महासम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। विगत 2 दिनों से आप सब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है
कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही इस सम्मेलन में आना था, लेकिन मैं कल काफी देर से आया और मैंने इसीलिए यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त और अन्य अधिकारियों से इस बारे में आग्रह किया था कि अगर यह महासम्मेलन कल तक चलेगा तो मैं कल किसी से आने का अवसर यहाँ पर ढूंढूंगा, और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। MSME सेक्टर का जो फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है अनंत संभावनाओं वाला है। मैंने भी बाहर लगी हुई एग्जीबिशन को भी देखा है और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ हैं, उन सब के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बहुत नजदीक से अवलोकन करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ सबसे अधिक उर्वरा भूमि वाला राज्य भी है। देश की कुल कृषि का 12% कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है वो देश की कुल आवश्यकता की 20% की आपूर्ति खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। 12% भूमि पर 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का कार्य उत्तर प्रदेश का किसान करता है। ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को अन्नदाता किसान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को बीज से बाजार तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, और यही एकमात्र जरिया है जो अधिक से अधिक रोजगार सृजन के साथ साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने, उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह $5 ट्रिलियन की बननी चाहिए, और उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने का जो संकल्प लिया है, और संकल्प तभी पूरा होगा जब यहाँ पर हर सेक्टर में कार्य उसी प्रभावशाली तरीके से पूरी प्रतिबद्धता के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं, और खासतौर पर जो हम लोगों ने विगत दिनों कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने गेहूं, गन्ना, आम, आलू, मटर, मशरूम, तरबूज, दूध और शहद में ये देश में प्रथम स्थान पर है। हमने न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में हम सरप्लस स्टेट के रूप में भी हैं। उत्तर प्रदेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है, और इसलिए
एक्सपोर्ट की भी अनंत संभावनाएं, न केवल खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करके, बल्कि अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो प्रसंस्कृत खाद्यान्न को अगर हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट में भेजेंगे तो उसको कई दिनों तक सुरक्षित रखने के साथ साथ आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में उससे मदद मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि पहले से ही हमारे पास एमएसएमई का एक बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है। देश के कुल एमएसएमई क्लस्टर का 90 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। उत्तर प्रदेश ने जो अपनी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने ढेर सारे प्रोत्साहन इस मामले में देने की व्यवस्था भी की है। और खासतौर पर एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना जाइए, अपना उद्यम लगाइए और 1000 वर्षों तक अपना 1000 दिनों तक अपना कार्य करते हुए आप इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर उसकी प्रक्रिया के साथ आप जुड़ पाएंगे। यानी 3 वर्ष से अधिक समय तक इस प्रकार की सुविधा का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर्स में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में कार्य करने के लिए तमाम अपनी पॉलिसीज बनाई है। 25 से अधिक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक आ चुकी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है। टेक्सटाइल की अलग है, फूड प्रोसेसिंग की अलग है, एमएसएमई की अलग है। पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल का उपयोग करते हुए उस सुविधा का लाभ ले सकता है। उत्तर प्रदेश का सिंगल विंडो सिस्टम जो निवेश मित्र पोर्टल है, यह देश के अंदर सर्वाधिक सेवाएं देने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिंगल विंडो का और इसके माध्यम से अधिक उद्यमी इसका लाभ ले सकता है। दूसरा, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो अन्य प्रयास किए हैं, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले की स्थिति आप सबके सामने है। 2017 के पहले यहां पर एमएसएमई उद्योग लगभग बंद प्रायः सा हो गया था। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति अपना उद्यम को यहां से बंद करके, जिसकी मजबूरी वही होगी, वही उत्तर प्रदेश के अंदर से पहले रहना चाहता था। अन्यथा ज्यादातर लोगों ने अपना बाइंड अप करके दूसरी जगह निवेश की संभावनाओं को देखते हुए घूम रहे थे, अन्य राज्यों की पॉलिसी की ओर देख रहे थे। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज प्रदेश के सामने है। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध लगभग शून्य हुआ है और इसको हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने काम उत्तर प्रदेश शासन ने काम किया है। ये न केवल निवेशक के लिए बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वहां की कनेक्टिविटी का हो, वहां की विद्युत आपूर्ति का हो, ये वही प्रदेश है जहां पर बिजली 3 से 4 घंटे बामुश्किल मिल पाती थी। अगर प्रदेश के 75 में से 4 जनपदों को छोड़ दें तो शेष जनपद केवल आशा भरी निगाहों से देखते थे कि कभी बिजली हमें भी प्राप्त हो पाएगी। आज प्रदेश के अंदर हम विद्युत की आपूर्ति अनवरत प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान रूप से कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति होनी है तो उसकी विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। तहसील मुख्यालयों पे 18 से 20 घंटे की होनी है तो वह उसी रूप में वहां पर करने का प्रयास हो रहा है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत की आपूर्ति 16 से 18 घंटे की अनवरत रूप से करने की कार्रवाई हो रही है। और प्रदेश ने इस दौरान लगभग 1,21,000 से अधिक गांवों तक विद्युतीकरण के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा किया है। विद्युत उत्पादन के नए संयंत्र प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं, सब स्टेशन की स्थापना की है। ग्रामीण और शहरी फीडर को अलग करके कृषि और आवासीय फीडर को भी अलग अलग करने की कार्रवाई को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। विद्युत आपूर्ति में भी आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ ही प्रदेश के अंदर उद्यम लगाने वाले
किसी भी उद्यमी को हमने ओपन एक्सेस की भी सुविधा दी है कि वह प्रदेश के अंदर जाएं, अगर उनको कहीं सस्ती बिजली मिलती है तो ये बिजली खरीद करके लेके आ जाएं। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो अलग से भी इस मामले में अपनी व्यवस्था दे सकता है। और ये सुविधा भी उत्तर प्रदेश देने वाला राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके माध्यम से काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर प्रदेश में निवेश के लिए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों ने सुरक्षा के साथ साथ उन सामान्य सुविधाओं को भी यहाँ पे ध्यान रखा। आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई है जो 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। इन 5 वर्षों के लिए मेरा यह मानना है कि आज जो उद्योग नीति हम लोगों ने कैबिनेट से पास की है, यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उसको हमारी कैबिनेट ने आज ही पास किया है। प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की है और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बन रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए, कोसी कला का, पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। ये दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं। और ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने देखा है कि कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। 2018 में हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना चलाई थी। आपने देखा होगा इसके परिणाम कितने अच्छे सामने आए हैं। प्रदेश का जो एक्सपोर्ट था वह पहले की तुलना में दुगना हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं और हम लोगों ने इसके विस्तार की भी एक व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए विभाग से कहा है। बहुत सारे जनपद ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां पर कृषि या कृषि से जुड़े हुए उन उत्पादों को ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया गया है। जैसे सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल, काला नमक चावल उसकी दुनिया के अंदर इतनी मांग है, सबसे अच्छा चावल माना जा रहा है इस समय। ऐसे ही अलग अलग जनपदों में भी हम लोगों ने देखा है। औरैया में देसी घी, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का गुड़, बलरामपुर और गोंडा का दाल, गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग, कौशाम्बी का केला, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद, प्रतापगढ़ का आंवला, सुल्तानपुर का मूंज, इसके साथ ही लखनऊ का दशहरी आम, प्रयागराज के अमरूद। ये सभी चीजें दिखाती कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में कुछ न कुछ खाद्य उत्पादन और कृषि सेक्टर में भी कुछ न कुछ हर जनपद के लिए विशिष्ट है। चंदौली में ब्लैक राइस, आप जाइए ब्लैक राइस वहां की, और इतनी डिमांड है मार्केट में उसकी, उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा होगा कोरोना कालखंड में बहुत सारी चीजें आई थी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की में जो एक बात का उल्लेख किया था वह किया था झांसी की एक बेटी का उल्लेख किया था जिसने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन झांसी के अंदर किया था। झांसी के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन वहां झांसी में प्रारंभ हुआ है। ड्रैगन फ्रूट सुल्तानपुर में पैदा हुआ है। महिला उद्यमी सेक्टर में लगभग लोग नजरअंदाज से कर दिए थे, लेकिन आगरा और झांसी के अंदर जो दुग्ध उत्पादन संगठन है उन लोगों ने वहां पर क्रांतिकारी काम किया है, चमत्कारी कार्य किया है। वह भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका किस रूप में हो सकती है, उन सभी के बारे में वहां पर अपने उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं।
और इन सभी व्यापक संभावनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है, रोजगार की संभावनाओं को यहां पर विकसित करना है और बड़े उद्यम के लिए आधार भूमि तैयार करना है, तो एमएसएमई के क्लस्टर को उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जो अन्य तमाम कदम उठाए हैं उसके तहत प्रदेश सरकार आप सबकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे सामने जो बातें सामने आई हैं, खासतौर पर आईआईए ने भी कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद को खासतौर पर जिसमें प्रदेश के अंदर इसमें हम लोगों ने जो खाद्य प्रसंस्करण नीति हमारी 2022 को जो हम अभी जिसका प्रावधान करने जा रहे हैं उसमें हम लोग इसमें जिससे मूल्य यानी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोग इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर खासतौर पर जो प्रदेश के बाहर से कृषि और प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाली कृषि उत्पाद पर जो मंडी शुल्क से संबंधित मामला यहां पर सामने उठाया गया है, जिसमें प्रसंस्करण उद्योग को सीधे अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी और इसलिए ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ उदाहरण मेरे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और प्रदेश सरकार अपनी जो नई नीति लेके आ रही है, इस नीति में इसके बारे में हम लोग प्रावधान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी। दूसरा, निर्यात सब्सिडी देने के लिए भी जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देने के लिए भी प्रदेश सरकार के पास से मामला विचाराधीन है और मुंबई पोर्ट तक की सुविधा लैंडलॉक स्टेट होने के नाते इस संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए भी विभाग इसमें जो एक कैप 30 लाख तक की है, इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है हम अपनी नई पॉलिसी में भी इस बात का उल्लेख करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के द्वारा और विशेष तौर पर जो बातें यहां पर की गई हैं कि श्रम और पर्यावरण विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से वहां पर बार बार इंस्पेक्शन के नाम पर वहां पर कुछ परेशान करने की बातें सामने आई हैं, हम लोग इसके बारे में एक व्यवस्था करेंगे कि वह एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी इन चीजों को देखेगी और उसके बारे में शासन को अपना अनुमोदन देगी कि इस मामले में एक ऐसी व्यवस्था हो कि वर्ष का एक कैलेंडर इसका बने, जिससे यहां पर किसी भी उद्यमी को वह किसी भी सेक्टर का हो उसको कोई भी परेशानी न हो। एक बात जो सामने आई है भू उपयोग से संबंधित निजी कृषि भूमि क्रय करने, निजी भूमि क्रय करने एवं भू उपयोग परिवर्तन कराने में, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर शासन स्तर पर कहा है कि भू परिवर्तन करने में जो तमाम प्रकार की बाधाएं हैं और खासतौर पर बहुत अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है, उसका सरलीकरण की दिशा में शासन स्तर पर एक बार फिर से प्रयास होने चाहिए, जिससे एमएसएमई को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। एमएसएमई विभाग से मैं एक बात करूंगा कि पॉलिसी के दायरे में शासन की पॉलिसी किसी भी स्तर पर हुई है, 12 से 16 से 6 से 12 7 से 12 वाला हो, 12 से 17 के बीच का हो या 17 से अब तक की किसी भी पॉलिसी के तहत अगर किसी उद्यमी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उद्यम लगाया हो, हमें उसको दी जाने वाली जो इंसेंटिव है वह समयबद्ध तरीके से उस उद्यमी को प्राप्त होनी चाहिए और ये विभाग सुनिश्चित करें। और मैं चाहूंगा कि एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त तो स्वयं इस बात को एक बार समीक्षा कर लें कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और एमएसएमई में कितने ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने नया उद्यम लगाया है और एक शासन की सहमति के आधार पर पहले से लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने के बाद उद्यम लगाया, उससे प्रोडक्शन शुरू हो गया और उनमें से कितने लोगों को अब तक इंसेंटिव मिला है, कितने को नहीं मिला है, इसका एक चार्ट भी मुझे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे
आने वाले समय में इस क्षेत्र में हम और भी अधिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर जितना बड़ा एमएसएमई का एक फैलाव है, 90 लाख से अधिक यूनिट है। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रोत्साहन दिया है, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो, या प्रदेश की तमाम सेक्टर्स की पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इन सभी के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो कानून का राज और प्रदेश के अंदर मिलने वाली इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र बहुत संभावनाओं वाला है और उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम सबको समझने की आवश्यकता है। खासतौर पर जब मुझे याद है कोरोना कालखंड में लोग मुझसे पूछते थे कि जो उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में है, यह अगर वापस उत्तर प्रदेश आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो मैं उस समय उनकी बातों को देख के हंसता था। मैं उस समय बात को मानता था कि इन लोगों को लगता उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल पर विश्वास नहीं है, और मैं तब भी कहता था कि उत्तर प्रदेश अपने उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर स्वागत करेगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहेंगे। और मुझे याद है 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, और सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ना उसकी स्किल मैपिंग करते हुए कहीं ना कहीं उनको हमने काम पे लगवा करके, और उन लोगों को हम लोगों ने बेरोजगार नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक जिन राज्यों से आया होगा, वे भले ही बेरोजगार, वहां बेरोजगारी वहां उनके लिए हुई होगी, उनके उद्यम बंद हुए होंगे, लेकिन हमारा कामगार और श्रमिक वह बेरोजगार नहीं हुआ, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर भी कार्य मिला, किसी न किसी सेक्टर में कार्य जरूर मिला है। और मैं यही आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इस इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े उद्यमी भी आएंगे, बड़े बड़े उद्यमी भी यहां पे निवेश करेंगे। हमने 25 प्रकार के अलग अलग जो सेक्टर हैं उनकी पॉलिसी बना दी है। उन पॉलिसीज के अंतर्गत हर व्यक्ति अपना निवेश करेगा, और मैं आह्वान करूंगा कि खासतौर पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के ये सभी उद्यमी इस फील्ड में खूब एक्सरसाइज करें और अभी से तैयारी करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक नया वो तय होना है कि 90 लाख यूनिट हमारे पास पहले से मौजूद हैं, क्या हम लोग और भी अच्छी यूनिट यहां पर एमएसएमई सेक्टर में और खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अगर हम खाद्यान्न सरप्लस स्टेट है तो फिर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो तमाम प्रकार की संभावनाएं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई के सेक्टर में भी बहुत सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस 2 दिवसीय जो उद्यमी महासम्मेलन है इसके प्रति इसमें आईआईए को, उनके साथ जुड़े हुए उनके सभी पदाधिकारियों को, सभी स्टेक होल्डर्स को, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को और जितने भी अन्य उद्यमी आए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 दिनों तक यहां पर इस मुद्दे पर चर्चा की और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने आप पहुंचाने में अपनी मदद करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से इस महासम्मेलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध होगा। अंत में मैं आईआईए के श्री दिनेश गोयल जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद एमओसी। आभार की ये बिला है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमें अपनी समस्याएं रखी और तुरंत उनका निदान भी हम लोगों के सामने था। आज उद्योग नीति आई, इस कर्मठ